हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं? आंसर नंबर ए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं। इनकी खोज वैज्ञानिक सिम्पर ने की थी। इनमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियां या पौधे के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं। इनमें Mg++ आयन उपस्थित होता है। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। नेक्स्ट, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। ये प्रयोग करता है डीएनए फिंगरप्रिंट। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी का प्रयोग करता है। ये तकनीकी वर्ष 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट एलेक जेफ्रीज एवं उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा जैविक माता पिता की पहचान करना भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ये किया था दोस्तों, आंसर नंबर ए, फ्रेडरिक मिएस्चर। नेक्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मिएस्चर ने डीएनए को अलग किया था। उन्होंने 1869 में मरी हुई पशु कोशिकाओं स्वायत्त रुधिराणुओं से केंद्रक का पदार्थ निकाला। इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की अधिक मात्रा होती है, परंतु फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अतः उन्होंने केंद्रक में प्रोटीन के अतिरिक्त एक अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया। इसे न्यूक्लियन नाम दिया गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। पोलियो। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उपयुक्त विकल्पों में जातीय, कुल परंपरा और वंशावली डीएनए परीक्षण में संबंधित है, जबकि पोलियो डीएनए परीक्षण से संबंधित नहीं है। पोलियो एक विषाणुजनित रोग है। ध्यातव्य है कि भारत अब पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत करने के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों केवल समसूत्री विभाजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ये शरीर में लगी चोट की मरम्मत व
शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्री विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? ये है होमो नलेडी। होमो नलेडी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, मानवीय विकास के संबंधित हाल ही में होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई है। होमो नलेडी जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम 1913 ईस्वी में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा 2015 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन या जैव संचयन का कारण क्या है? यह आंसर नंबर बी, ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ जैसे खरपतवार नाशी व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवाणुओं द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर बढ़ती जाती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। उदाहरण ऑर्गेनोक्लोरीन, DDT, BHC आदि मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों के अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है? आंसर नंबर बी, उत्परिवर्तन के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत यह उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। ध्यातव्य है कि जो उत्परिवर्तन जीन्स में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखिए, और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन एसिड स्त्रावित होता है? ये एसिड स्त्रावित होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक HCl। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमाशय की ऑक्जेलिटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्त्रावित होता है। इसी जठर रस की उच्च अम्लता pH 1 से pH 3 HCl के कारण होती है। HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ये किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागति के सिद्धांत बनाकर आधुनिक आनुवांशिकी
की नींव डाली। इन्हें आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट, आमतौर पर वर्णनात्मक कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आंसर नंबर ए, एक आनुवंशिक प्रकृति है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक प्रकृति है जिसे यक्ष सहलग्न रोग कहते हैं, यानी ये मादा द्वारा फैलता है। वर्णांध व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग में स्त्री वाहक होती है, कैरियर होती है, कैरियर स्त्री वाहक होती है। अगर स्त्री विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। उपर्युक्त विकल्प में चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इसकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में छपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, सेल। हमारी बॉडी का निर्माण या किसी भी लिविंग थिंग का निर्माण एक कोशिका से होता है, सेल। सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिसे हम बॉडी कहते हैं। तो पहले सेल का निर्माण होता है, सेल के बाद टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन का निर्माण होता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। जो ऑर्गन सिस्टम है यही हमारी बॉडी कहलाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एक कार्यात्मक इकाई है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी का आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, ये किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों यूजेनिक्स। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर इनकी उत्पत्ति या उत्थान किया जा सकता है। यूजेनिक्स का कहना है कि मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर उसकी उत्पत्ति या उत्थान का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवंशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आंसर नंबर सी, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। आनुवंशिक अभियांत्रिकी को पुनः संयोग डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसमें वेक्टर वाहक के डीएनए में इच्छित डीएनए को रेजिस्ट्रेक्शन एंजाइम यानी रेस्ट्रेक्शन एंजाइम की मदद से काटकर डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़कर डीएनए की कई प्रकृतियां तैयार की जा सकती हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन फिशिंग बैक्टीरिया है? ये है राइजोबियम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उपरोक्त विकल्पों में राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसमें वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में
बदलने की सामर्थ्य होती है। ये जीवाणु पौधे के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं। यह लेग्यूमिनस कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाता है, जबकि स्यूडोमोनास डिनाइट्रीफिकेंस नाइट्रोजन यौगिक को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? तो उत्पादन होता है लैक्टिक एसिड का। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट, हाँ, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक्स एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स नामक जीवाणु पाए जाते हैं। 2 जीवाणु पाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स, 2 जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। ये लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों लैक्टोबैसिलस। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? ये फैलता है दोस्तों रेबीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रेबीज जानवर एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ये कुत्ता, चमगादड़, लोमड़ी आदि जानवरों के काटने से फैलता है। रेबीज का वायरस तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति सामान्य नहीं रह पाता। रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जिससे हमको पानी से डर लगता है, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से भय या डर लगता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होती है, अन्य से नहीं। मच्छर का काटना, स्तनपान करना, एक ही सुई का बहुत बार प्रयोग करना और यौन संबंध। इसमें दोस्तों आंसर यौन संबंध से भी एचआईवी हो जाता है, एक सुई का बहुत बार प्रयोग करने से भी हो जाता है, स्तनपान, ये इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। एचआईवी के काटने से एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता। एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है मच्छर के काटने से। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, संक्रमित सुई का प्रयोग, अनुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित माता से गर्भ में पल रहे शिशु में व स्तनपान से एचआईवी के प्रसारण के प्रमुख माध्यम हैं। ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है और बाकी जो कारण है वो सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी दोस्तों जॉन साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम
जॉन साल्क द्वारा की गई। इसका परीक्षण 1952 में किया गया था। इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित किया गया। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। ये किससे फैलता है? वायरस से फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है ये, जिससे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ओरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित किया गया। ये क्वेश्चन पूछ देता है तो अल्बर्ट साबिन, आप जॉन साल्क मत लगा देना, अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन का खोज किया था। नेक्स्ट, जीका वायरस किस द्वारा मनुष्य में संचालित होता है? ये होता है दोस्तों मच्छर के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जीका वायरस इंडीज मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। इसके प्रभाव से मनुष्य में हल्का बुखार, त्वचा लाल चकत्ते पड़ना, मांसपेशियां एवं जोड़ों के दर्द, बेचैनी व सिरदर्द आदि लक्षण देखे जाते हैं। इसके प्रभाव से गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है तथा जन्मजात मस्तिष्क विषमताएं उत्पन्न होती हैं। ये असुरक्षित यौन संबंधों से भी फैलता है। नेक्स्ट, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? कौन वाहक है इसका? जल, भोजन, वायु, मच्छर के द्वारा फैलता है। पीला बुखार यानी पीत ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ये पीत ज्वार किसके द्वारा फैलता है? ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पीला बुखार या पीत ज्वार मुख्य रूप से इंसानों के बीच मादा मच्छर के काटने से फैलता है। इंडीज इजिप्टी नामक मच्छर इस बीमारी के वाहक होते हैं। इसमें तेज बुखार आता है तथा यकृत को बहुत हानि होती है। इससे प्रायः रुधिर अल्पता, एनीमिया तथा अंतःरुधिर स्राव होता है। नेक्स्ट, चेचक के लिए टीका किसने बनाया था? ये बनाया था एडवर्ड जेनर ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। चेचक एक विषाणु जनित रोग है। ये भी वायरस के द्वारा फैलता है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक वायरियोला वायरस नामक विषाणु से फैलता है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? एन्यूरिज ये दिल से संबंधित है। कार्डियोमायोपैथी ये भी दिल से संबंधित है। मायोकार्डियल एपचर ये भी दिल से संबंधित है। ये सी सही है इसका आंसर। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एन्यूरिज, कार्डियोमायोपैथी, मायोकार्डियल एपचर दिल या हृदय से संबंधित बीमारी हैं, जबकि डिप्थीरिया बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो कोरेनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। ये जीवाणु डिप्थीरी नामक जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एक जीवाणु संबंधी रोग है। जीवाणु से कौन फैलता है? पोलियो, दाद, मायोकार्डियल अतिक्रमण। इसका आंसर है बी नंबर, उपदंश। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मनुष्य में उपदंश या सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा
पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा स्पीड से करते हैं दोस्तों। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? आंसर नंबर सी, एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे सामान्य इलाज प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है। ये किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। कई जाति जैविक एंटीबायोटिक औषधियाँ जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक बनाया जाता है। इसकी खोज वाक्समैन ने की थी, ने 1944 में की थी। इस कार्य हेतु उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है? जलजनित रोग है, ये है हैजा। हैजा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हैजा विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से फैलता है। ये किससे? बैक्टीरिया से फैलता है। बैक्टीरिया और जीवाणु से होने वाला एक जलजनित रोग है। इस बीमारी में लगातार दस्त और उल्टियाँ होती रहती हैं। नेक्स्ट, ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बीसीजी का टीका लगता है ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित बीमारी हैं। ये जीवाणु द्वारा फैलती हैं और ये संक्रमित बीमारी हैं। इनकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, इसलिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीपीटी वैक्सीन में पी किसे प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है पर्टुसिस। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। डीपीटी का टीका शिशुओं को रोहिणी या डिप्थीरिया, कुकर खांसी या पर्टुसिस टिटनेस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ये तीनों जीवाणु जनित रोग हैं। ये तीनों रोग बैक्टीरिया से फैलते हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। डिप्थीरिया कोरेन बैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। होमोफिल्म पर्ट्यूसिस से कुकर खांसी तथा क्लास्ट्रीडियम टिटैनी से टेटन्स या लकवा नामक रोग हो जाता है। जन्म के दूसरे महीने में इस टीके का प्रयोग लगाया जाता है। नेक्स्ट, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को कहा जाता है ये वेक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ये रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर या वाहक कहा जाता है। उदाहरणतया मलेरिया रोग प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेलियोडोसिस क्या है? ये है संक्रमण रोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेलियोडोसिस को व्हाइट मोर का रोग भी कहा जाता है। ये एक संक्रमण रोग है जो मानव और जानवरों को प्रभावित करता है। ये रोग ब्रैक्योल्डेरिया ह्यूडोमलेई नामक
जीवाणु के कारण होता है। ये प्रदूषण जल व मिट्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में, बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में अंश को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। मच्छर विभिन्न प्रकार के रोगों को फैलाते हैं। वे उष्णकटिबंधीय मौसम में पनपते हैं। स्थिर पानी व खुले में पड़ा सड़ता हुआ कूड़ा, खुली नालियों का मच्छरों के विकास में उल्लेखनीय योगदान है। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कचरा नियमित रूप से एकत्र किया जाए और उसका उचित प्रबंध किया जाए, पानी का जमाव न होने दिया जाए और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाया जाए। दिए गए कथनों के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अधिकतर रोगों को मच्छर फैलाते हैं। कचरा निपटाने से पहले इसे बायोडिग्रेडेबल और गैर बायोडिग्रेडेबल में विभाजित कर लिया जाना चाहिए। जल निकासी व्यवस्था की हालात बहुत ही खराब है। स्थिर पानी मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि है। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। उपरोक्त कथनों के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि स्थिर पानी मच्छरों के लिए एक प्रजनन भूमि होती है, जहाँ पर मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वृद्धि। पौधों की विपत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इसे पोटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। अवशोषित जल स्टोमेटा द्वारा वाष्पित किया जाता है। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको रंध्र स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 90 से 80% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों स्टोमेटा द्वारा होता है। 90% वाष्पोत्सर्जन स्टोमेटा द्वारा होता है। नेक्स्ट, 80 से 90% स्टोमेटा के द्वारा पत्तियों की निचली या कभी कभी ऊपरी सतहों पर होते हैं, और 3 से 9% तक क्यूटिकल्चर से होता है, यानी उपत्वचीय। 0.1% वातरंध्री लेंटिकुलर से होता है। बाह्य त्वचा के ऊपर उपत्वचा काष्ठी पौधों में तनों में वातरंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है? ये अनुमानित पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 7.5 के बीच में। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पीएच मान 7.5 पीएच मान से 5.5 से 7.5 के बीच मिट्टी पौधों के विकास के सार्वजनिक अनुकूल होती है। कार्बनिक पदार्थ तथा कुछ उर्वरक से नाइट्रोजन मुक्त करने वाले जीवाणुओं की गतिविधि इस पीएच मान पर सर्वाधिक होती है। परागण, स्टिग्मा से परागण तक पराग का संचार। पौधों में पराग का उत्पादन। परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। जीवाणुओं में पराग ट्यूब का विकास। आंसर नंबर सी, परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। पौधों में
परागकण, पौधों में परागकण का नर भाग अर्थात परागकोश से मादा भाग अर्थात स्टिग्मा पर संचार परागण कहलाता है। इसके उपरांत निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिए गए हैं। अभिकथन है ए, पत्तियों का रंग हरा होता है। कारण आर है, क्लोरोफिल एक हरा लवक पत्तों में मौजूद होता है। सही विकल्प को चुनें। आंसर नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पत्तियों में मौजूद होता है, जिसके कारण इनका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल पौधों द्वारा होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जियोट्रॉपिज्म क्या है? आंसर नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। इंपॉर्टेंट फैक्ट, जियोट्रॉपिज्म गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि है। प्रायः जड़ें धनात्मक जियोट्रॉपिज्म तथा तना ऋणात्मक जियोट्रॉपिज्म प्रदर्शित करता है। सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि को हेलियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं? सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि को हेलियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पराश्रयी पौधे पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? ये आंसर नंबर बी, अमरबेल कस्कुटा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, ये है अमरबेल या कस्कुटा पराश्रयी पौधे का उदाहरण है। इनमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णतः अभाव होता है। ये पीले पतले दुबले तने वाला पूर्ण स्तंभ परजीवी है। इसका तना पोषक के चारों ओर लिपट जाता है तथा स्थान स्थान पर परजीवी मूल निकलकर पोषक के तने के जाइलम और फ्लोएम में घुस जाते हैं और वहां से भोजन और खनिज लवण जल प्राप्त करते हैं। जाइलम का काम होता है जड़ों से जल ले जाना, और फ्लोएम का काम होता है जो पत्तियों के द्वारा भोजन बना है उसको पौधे के अन्य भागों में डिस्ट्रीब्यूट करना यानी पहुंचाना। नेक्स्ट, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? ये है क्रिस्कोग्राफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु क्रिस्कोग्राफ नामक उपकरण का आविष्कार किया गया। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाली मशीन है, जबकि कार्डियोग्राफ हृदय स्पंदन की दर मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के विकास को मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? आंसर नंबर अभी आपने पढ़ा है, जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, पौधे में पाया जाने वाला नीला बैंगनी लाल फ्लावोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है दोस्तों एंथोसाइनिन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, पौधों में पाया जाने वाला नीला और बैंगनी लाल फ्लावोनोइड वर्णक
एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है। एंथोसाइनिन जल में घुलकर वर्णक और जिसका विभिन्न रंग इसके पीएच मान पर निर्भर करते हैं, जबकि कैरोटीन विटामिन ए को बनाने में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में रोग के अध्ययन और जिस तरह से पौधे संक्रमण का प्रतिरोध या सामना करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। फाइटोपैथोलॉजी के अंतर्गत पौधों में रोग व उनके निदान से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पैथोलॉजी में सामान्यतः रूप से रोगों व उनके निदान के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? ये संचालित होता है सूर्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। इसमें जल का वाष्पीकरण होता है, बादलों का बनना और वर्षा के रूप में जल की बूंदों का पुनः पृथ्वी पर आना सम्मिलित होता है। चंद्रमा ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम बनाता है? ये बनाता है जाइलम। जाइलम का काम होता है रूट जड़ों से जल ले जाने का काम करता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पौधों में जाइलम द्वारा जल और खनिज का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का संवहन करते हैं। उल्लेखनीय है कि जल और जाइलम की भित्ति आसंजन बल से जुड़े होते हैं। ये आसंजन बल पूर्ण जल स्तंभ वाटर कॉलन को रोकने व सहारा देने के लिए पर्याप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके द्वारा होती है? ये होती है दोस्तों जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वाहनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि। ये तीनों कारण हैं दोस्तों। पवन ऊर्जा एवं सौर हीटरों का ज़्यादा इस्तेमाल से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है, जबकि जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल वनों की कटाई और वाहनों की संख्या में वृद्धि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण होती है। ध्यातव्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग की घटना घटित होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? आंसर नंबर डी, पर निषेचन। मुकुलन द्वारा निषेचन होता है, विखंडन द्वारा होता है, बाइनरी फिजन द्वारा होता है, लेकिन पर निषेचन द्वारा प्रजनन नहीं, अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पर निषेचन अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। ये पौधों में परागण का एक प्रकार है। जिसे पर परागण भी कहा जाता है। इसमें एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इससे नए कुल के पौधों में विविधता उत्पन्न होने की संभावना बढ़ती है, जो इन्हें पर्यावरण में अनुकूलित होने में सहायता भी सिद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं?
ये होती हैं 354, 300 प्लस होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नवजात शिशु में लगभग 300 से 350 हड्डियां पाई जाती हैं, जबकि वयस्क मानव में 306 हड्डियां पाई जाती हैं, अतः निकटतम उत्तर डी होगा। नेक्स्ट, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं अप्रॉक्सीमेट 350। एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, ये माइक्रो हड्डी का जोड़ नहीं है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। बाल और सॉकेट, ग्लाइडिंग तथा सैंडल मानव हड्डी का जोड़ या संधियां हैं, जबकि माइक्रो मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। नेक्स्ट, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? ये जुड़ी रहती हैं अस्थि बांध से, लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। दो बोन्स जो है आपस में लिगामेंट के द्वारा जुड़ी होती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अर्थात हड्डी से हड्डी लिगामेंट्स द्वारा जुड़ी होती है, जबकि हड्डी से मांसपेशियां टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं, टेंडन द्वारा जुड़ी होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? यह है दोस्तों स्टेपीज, कान की हड्डी, ये कान में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये कान की हड्डी है। ये मेलियस तथा इनकस नामक हड्डी के साथ पाई जाती हैं। ये हड्डियां श्रवण क्षमता की वृद्धि में सहायक होती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में शामिल होता है हीलियम, नाइट्रोजन, जलवाष्प, हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मानव 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार श्वसन करता है। प्रत्येक अंतःश्वसन की 350 मिली वायु लगभग 0.14 मिली CO2 कोष्ठकीय वायु में लाती हैं, लेकिन उच्छ्वास में बाहर जाने वाली वायु में CO2 की मात्रा 16.74 मिली होती है। इस प्रकार हम प्रत्येक श्वास में लगभग 16.6 मिली 1 मिनट में 200 मिली यानी CO2 का परित्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? आंसर नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। मानव शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 0.4%। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एक 50 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के शरीर में लगभग 200 ग्राम नमक उपस्थित रहता है, अर्थात मानव शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? ये हो जाता है गलकंठ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। आयोडीन की कमी से गलकंठ या गलगंड रोग हो जाता है। इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण गर्दन फूल जाती है। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की मात्रा कम होने के कारण थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रावण नहीं हो पाता है, अतः इसे हार्मोन के उत्पादन हेतु ग्रंथि आकार में बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण के
अतिस्राव के कारण होता है। किसके अतिस्राव के कारण होता है? ये होता है थायराइड हार्मोन के अतिस्राव के कारण थायराइड ग्रंथि हो जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, ये हैं अतिस्रावण करने वाली थायराइड ग्रंथि प्रायः फूलकर बड़ी हो जाती है और अर्थात घींघे का रूप ले लेती है। इसे एक्जोथैल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। इसमें नेत्र गोलक बाहर की ओर उभर आते हैं, जिसमें व्यक्ति की दृष्टि डरावनी घूरते हुई सी प्रतीत होती है। इसका पता 1835 ईस्वी में रॉबर्ट ग्रेव्स नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। इसे ग्रेवी का रोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट, शरीर में कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ये गुर्दे यानी किडनी के द्वारा डायलिसिस की जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, रुधिर को छानकर उसमें आवश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को अनावश्यक तथा अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। मानव शरीर में 2 गुर्दे होते हैं। नेक्स्ट, जैसे फेफड़ा से संबंधित हैं वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। ऑक्सीजन फेफड़े से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे फेफड़ा ऑक्सीजन से संबंधित है वैसे हृदय भी रक्त से संबंधित है। राइनोस्कोप की जांच करने का उपकरण कौन सा है? राइनोस्कोप की जांच करने का उपकरण है राइनोस्कोप या नाइजोस्कोप। एक पतला ट्यूब जैसा उपकरण है। पतला ट्यूब जैसा उपकरण है जिसका उपयोग नाक की जांच करने में किया जाता है। नेक्स्ट, मानव यकृत है एक ग्रंथि। मानव यकृत क्या है? एक ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के पिंडकों की कोशिकाएं भूडी इंडोडर्म से व्युत्पन्न बहुभुजी यकृत कोशिकाएं या हिपैटोसाड्रेट होती हैं। ये यकृत पित्त यानी बाइल का स्त्रावण, कार्बोहाइड्रेट, वसा और अमीनो अम्ल का उपापचय तथा यूरिया का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों बी, हेप्टोलॉजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हेप्टोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट, होमो सैपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनाइड्स थे। ये होमिनाइड्स कौन थे? ये थे दोस्तों बी नंबर, क्रोमैग्नन मानव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, क्रोमैग्नन मानव को वर्तमान मानव का पूर्वज भी कहा जाता है। क्रोमैग्नन मानव की कपाल गुहा का आयतन लगभग 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर, चेहरा चौड़ा सीधा खड़ा तथा थोड़ी विकसित होती थी। वर्तमान मानव क्रोमैग्नन से एक भिन्न उपजाति होमो सैपियंस है, जिसमें कपाल उठा हुआ और कपाला अस्थियां पतली तथा कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? ये होती 2000 से 8000 तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों, जीव की स्वाद कलिकाएं हमें खाद्य पदार्थों के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। मानव जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। ज्ञातव्य है कि
फंजीफार्म अंकुर, परिणित अंकुर तथा परिकोटीय या सर्कमैवेलेट अंकुर पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, परंतु सूत्रकार या फिलीफार्म अंकुर पर ये स्वाद कलिकाएं नहीं होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? यह है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट की कमी के कारण पथरी हो जाती है। नेक्स्ट, गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक कैल्शियम ऑक्जेलेट है, जो गुर्दे की पथरी बनने से गुर्दे का कार्य बाधित कर देता है। शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का उत्पादन होता है? ये होता है दोस्तों यकृत, लीवर में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। पित्त का लगातार स्त्रावण करना यकृत का प्रमुख कार्य है। पित्त हरे भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है। इसमें पित्त लवण, पित्त रंगा, कोलेस्ट्रॉल और लेसिथीन आदि पदार्थ होते हैं, जिनमें प्रमुख रंगा पदार्थ बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन होते हैं, जो रुधिर की होमोग्लोबिन के विखंडन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पैर है? आंसर नंबर बी, जयपुर फुट। जयपुर फुट, जिसे जयपुर पांव भी कहा जाता है, रबर से बना कृत्रिम पैर है। ये ऐसे व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है जिसका पैर कहीं घुटने के नीचे से क्षतिग्रस्त या कटा हुआ हो, तो उसकी रचना डॉक्टर पीके सेठी ने की थी।